हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2024 और 1 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत और किस देश ने चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रिपेट्रिएट स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स? फर्स्ट ऑप्शन है USA, सेकेंड ऑप्शन है UK, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत और किस देश ने चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर A, USA। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका से चुराई गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों देश पुरातात्विक और नृवंशक विज्ञान संबंधी सामग्रियों के अवैध व्यापार, आयात, निर्यात और तस्करी को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह अमेरिका के साथ भारत का पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की अवधि को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। साथ ही व्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया है? द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 बाई 2 months अप टू सितंबर 30 विथ इनहेंसमेंट ऑफ आउटलेट टू। फर्स्ट ऑप्शन है 578 करोड़ रुपी, सेकेंड ऑप्शन है 778 करोड़ रुपी, थर्ड ऑप्शन है 878 करोड़ रुपी या फोर्थ ऑप्शन है 678 करोड़ रुपी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की अवधि को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। साथ ही व्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर B, 778 करोड़ रुपी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की अवधि को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। साथ ही परिव्यय को बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 13 मार्च को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से यह योजना शुरू की गई थी। EMPS को मूल रूप से 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक चलाने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपए था। इसीलिए अब उसी योजना के लिए कुल परिव्यय 1278 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 25 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 26 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 27 जुलाई को या फोर्थ ऑप्शन है 28 जुलाई को। बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 27 जुलाई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 को पढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो संक्रामक रोगों का एक समूह है जो यकृत में सूजन पैदा करता है और गंभीर यकृत रोग और कैंसर का कारण बन सकता है। इस साल की थीम है दोस्तों, यह कार्रवाई का समय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सरकार ने एनडीआरएफ के लिए 470.50 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ YAMS योजना को मंजूरी दी है। YAMS में M का क्या अर्थ है? द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ YAMS स्कीम विथ एन आउटले ऑफ रेट 470.50 crore for NDRF. What is the meaning of M in YAMS? फर्स्ट ऑप्शन है मिशन, सेकेंड ऑप्शन है मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है मित्रा, फोर्थ ऑप्शन है मास्टर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी मित्रा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एनडीआरएफ से 470.50 करोड़ रुपए के परिव्यय से युवा आपदा मित्र योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे देश के 315 सर्वाधिक आपदा प्रवण जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें 1300 प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा तथा 2.37 लाख स्वयंसेवकों को विशेष रूप से NCC, NSS, NYKS और BSNG भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने किस देश में आयोजित बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 4th एनुअल मीटिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है म्यांमार, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका या फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने म्यांमार के
नेपिताव में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने म्यांमार के NSA एडमिरल मो आंग से मुलाकात की तथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों ने प्रधानमंत्री सीनियर जनरल मिन आंग हाइंग से मुलाकात की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सरकार ने कब तक पूरे देश में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू ओपन 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय केंद्र बाई अक्रॉस द कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन है 31 मार्च 2025 तक, सेकेंड ऑप्शन है 31 मार्च 2026 तक, थर्ड ऑप्शन है 31 मार्च 2027 तक या फोर्थ ऑप्शन है 31 मार्च 2028 तक। बताइएगा दोस्तों, सरकार ने कब तक पूरे देश में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च 2027 तक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधीय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 PMBJ केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत व्यापक उपलब्धता के लिए 2,047 दवाओं और 3,000 शल्य चिकित्सा एवं चिकित्सा उपभोग सामग्रियों को उत्पाद के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की किस एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? मनु भाकर हैज वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द वोमेन्स विच एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। फर्स्ट ऑप्शन है 10 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 15 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 20 मीटर या फोर्थ ऑप्शन है 50 मीटर। बताइएगा फ्रेंड्स, मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की किस एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला और ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई। वह ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और इस तरह निशानेबाजी में समग्र ओलंपिक पदक के लिए 12 साल का इंतजार खत्म हुआ। मनु अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, विजय कुमार और गगन नारंग के बाद निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली केवल 5वीं निशानेबाज बनी है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के नजरिए से, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अश्विनी वैष्णव ने IIMC आइजॉल में भारत के सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया है। अश्विनी वैष्णव हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM एट IIMC
आइजोल। फर्स्ट ऑप्शन है 100th, सेकेंड ऑप्शन है 150th, थर्ड ऑप्शन है 200, फोर्थ ऑप्शन है 500। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 500। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। मंत्री ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा की उपस्थिति में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। अपना रेडियो 90.0 FM स्टेशन भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल द्वारा संचालित एक स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman and managing director of Broadcast Engineering Consultations India Limited? फर्स्ट ऑप्शन है आनंद सिंह, सेकेंड ऑप्शन है जीतू सिंह, थर्ड ऑप्शन है DK मुरली, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिजेश दीक्षित। बताइएगा दोस्तों ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी DK मुरली जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कमोडोर DK मुरली ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार संभाल लिया है। लगभग 35 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा देने वाले कमोडोर मुरली ने अपनी नई भूमिका के प्रति उत्साह व्यक्त किया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने ब्रिजेश दीक्षित को राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड एक अनुसूची C केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में प्रबंध निर्देशक के पद के लिए चयनित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय शहर में मेट्रो रेल कॉरिडोर को विस्तार करने और परिवहन संपर्क में सुधार करने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड a $200 मिलियन लोन टू एक्सपेंड मेट्रो रेल corridors and improve transport connectivity in which Indian city? फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर, सेकेंड ऑप्शन है नागपुर, थर्ड ऑप्शन है सूरत, फोर्थ ऑप्शन है पुणे। बताइएगा दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय शहर में मेट्रो रेल कॉरिडोर को विस्तार करने और परिवहन संपर्क में सुधार करने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी नागपुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के नागपुर में मेट्रो रेल गलियारों के विस्तार और परिवहन संपर्क में सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। नागपुर मेट्रो शहरी गतिशीलता परियोजना नागपुर के नए और बढ़ते शहरी क्षेत्रों के भीतर और उनके लिए परिवहन संपर्क में सुधार करेगी। यह परियोजना नागपुर में 4 मेट्रो रेल गलियारों के विस्तार को वित्त पोषित करेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स,
और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।